देखिए हमारा एज फार एज वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन इज कंसर्न, देखिए आपको आज है ना थोड़ा जो हमारे वीडियो चल रहा है उसमें भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। वन डी के अंदर रिलेटिव मोशन क्या होता है अपन उसकी बात कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। देखिए फॉर एग्जांपल यू गाइस आर सिटिंग इन अ ट्रेन, आप एक ट्रेन में बैठे और वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। आप एक ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे सिर्फ खड़ी रहती है आपको ऐसा लगता है कि जो प्लेटफॉर्म है वो भी रेस्ट पे है और ट्रेन भी वो भी रेस्ट पे है और आप तो अंदर बैठे हो तो आप तो रेस्ट पे हो ही। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है ऐसा स्टेट जिसके अंदर पार्टिकल की पोजीशन जो है वो चेंज ना करे। ऐसा स्टेट जिसके अंदर पार्टिकल की पोजीशन चेंज ना करे उसको अपन रेस्ट स्टेट कहते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो दैट टाइप ऑफ स्टेट इन विच पार्टिकल्स पोजीशन डज नॉट चेंज उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्ट स्टेट कहते हैं। लेकिन फॉर अ सडन चेंज होता क्या है कि आपकी जो गाड़ी है वो चलने लग जाती है, आपकी जो ट्रेन है वो चलने लग जाती है। जैसे ही आपकी ट्रेन सडनली मूव करने लगेगी तो आपको ऐसा लगेगा दैट दिस इज द ट्रेन, लेट अस सपोज दिस इज द ट्रेन, ठीक है, एंड दिस ट्रेन इज सडनली स्टार्ट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सडनली आगे की डायरेक्शन में चलने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि भाई आप तो रेस्ट पे हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई आप तो किस पे हो? रेस्ट पे हो। आप अपनी पोजीशन से चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, आप रेस्ट पे हो। अल्टीमेटली यू यू थिंक कि भाई जो ये प्लेटफॉर्म है ना ये पीछे जा रहा है। आप लोगों ने ऐसा जरूर देखा होगा लाइफ के अंदर कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पे बैठ के दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो चलता हुआ, तो यार ऐसा लगता है कि यार हम तो खुद रेस्ट में है, सामने वाला पीछे जा रहा होगा। जब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, तब जाके आपको ऐसा फील होता है कि नहीं नहीं हम चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म तो है वो तो रुका हुआ है। कितने बच्चों ने ऐसी चीज फील की है लाइफ के अंदर? कितने बच्चों ने ये ट्रेन वाला एग्जांपल को फील किया है कि सर हाँ ऐसा होता है? ऐसा हम लोगों ने देखा है रियल लाइफ में। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। चलिए, तो बिल्कुल सही बात है, ये चीज सभी ने नोटिस की है, कभी ना कभी तो आप लोगों ने ये चीज देखी जरूर है। तो वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं, जब आपने ट्रेन के अंदर बैठे थे यू वर एट रेस्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में बैठ जाते हैं तो हम तो रेस्ट पे, हमारे हिसाब से वी आर एट रेस्ट। एंड हम जब अपने अकॉर्डिंग किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को चलते हुए देखते हैं तो हम अपने रेस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग चलते हुए देखते हैं। हम अपने रेस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं कि भाई वो चल रहा है कि रुका हुआ है, ठीक है, हमेशा। और इसी को हमने मोशन की डेफिनेशन बोला था। मोशन की डेफिनेशन क्या है? एक पार्टिकल मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, डिपेंड किस पे करता है? a particle is at rest or at motion, it depends कि भाई उसको ऑब्जर्व कहां से किया जा रहा है, ठीक है। वो डिपेंड कहां करता है कि भाई उसको ऑब्जर्व कहां से किया जा रहा है। अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट से तो अलग चीज होगी, रेस्ट ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो अलग चीज होगी। सिमिलरली यू गाइस आर मूविंग ऑन अ हाईवे। आप लोग एक हाईवे पे चल रहे हैं, ये मैं बड़ा सा एक लॉन्ग हाईवे बना, इस हाईवे पे आप अपनी लेन के अंदर ऐसे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कभी हाईवे से एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो तो आप ऐसे चल रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल यू आर मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप हाईवे पे चल रहे थे। सडनली क्या होता है, पीछे से एक गाड़ी आती है और आपको ओवरटेक करके निकल जाती है, ठीक है। सडनली क्या होता है, पीछे से आती है एक गाड़ी तो धीरे धीरे ऐसे ओवरटेक करके आपको ऐसे करके आगे निकल जाती है। जब आप किसी गाड़ी को ऐसे ओवरटेकिंग करते हुए देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जी सर जो पीछे से गाड़ी आ रही है ना वो गाड़ी थोड़ा धीरे चलते हुए आ रही है। मतलब आप जब उस गाड़ी को ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा लगेगा कि सर वो धीरे धीरे ओवरटेक कर रही है, उसकी उतनी स्पीड है नहीं। लेकिन अगर आप अपने स्पीडोमीटर को देखें, अगर आप अपनी गाड़ी की एक्चुअल स्पीड को देखें वो तो 100 है, लेकिन आपको फील नहीं होता कि जो गाड़ी आपको ओवरटेक करके गई है वो ऑब्वियसली 100 से ज्यादा तेज स्पीड पे चल रही होगी, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हम तो, अगर मान लो मैं जब उस गाड़ी को देखता हूँ तो या देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो धीरे धीरे ओवरटेक करके गया, उतना तेज ओवरटेक करके गया ही नहीं।
ठीक है, ये चीज के बारे में हमने कहा देखा, तो इस चीज के बारे में हम लोगों ने देखा ऑन दी हाईवेज, हाईवेज पे हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो आप हाईवे पे चल रहे हो और सामने से कोई गाड़ी आ जाए, ऐसे ही आप हाईवे पे चल रहे हो और सामने से कोई गाड़ी आ जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई गाड़ी आ जाए, तो आपको ऐसा लगता है कि सर ऑपोजिट डायरेक्शन से जो गाड़ी आ रही है ना वो वेरी फास्ट, बहुत तेज आ रही है, सामने से जो गाड़ी आई वो बहुत तेज आई, वेरी फास्ट आई, लेकिन जो पीछे से गाड़ी गई वो स्लो जा रही है, ओवरटेकिंग स्लो हो रही है, लेकिन जब कोई सामने से पास करके निकलता है तो बहुत फास्ट जाता हुआ दिखता है। तो ये ही केस हम किसके अंदर पढ़ते हैं, रिलेटिव मोशन के अंदर पढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन है क्या, आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, अब ये गाड़ी खुद चल रही थी, ये गाड़ी खुद चल रही थी, तो जिस गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हो वो आपका क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने दूसरी गाड़ियों को देखा कि क्या वो आपके रिस्पेक्ट में कितना तेज चल रही है, कितना धीरे चल रही है। जब भी हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट के हेल्प से या मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से किसी दूसरी गाड़ियों को, बाइक्स को देखते हैं जो खुद मोशन में है, तो इसी को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। हाईवेज पे जब हम चल रहे हैं तो कोई गाड़ी अपन को ओवरटेक करके गई, हमें ऐसा लगता है कि भाई जो गाड़ी ओवरटेक करके जा रही है वो हमें स्लोली ओवरटेक कर रही है, लेकिन जब कोई सामने से गाड़ी आती है, लेकिन जब कोई सामने से गाड़ी आती है, ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई गाड़ी आपको अप्रोच करती है, तो आपको ऐसा लगता है दैट द ऑपोजिट डायरेक्शन कार इज वेरी फास्ट, बहुत तेज है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली कार जो है वो बहुत तेज है, लेकिन ओवरटेकिंग करती हुई कार बहुत धीरे जा रही है। क्या किसी बच्चों ने ये चीज ऑब्जर्व की है कभी हाईवेज पर मूव करते समय, अगर किए तो हैंड रेज करके बताओ भाई। ट्रेन के साथ भी ऐसा होता है, हाईवेज पे कार के साथ भी ऐसा होता है, जब हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ठीक है, सामने से कोई गाड़ी आई, बहुत तेज लगती है आती हुई, लेकिन जो ओवरटेक करके जाती है वो उतना तेज नहीं लगती। बताओ कितने बच्चों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है लाइफ के अंदर, फटाफट बताइए। किया है, मतलब बच्चों ने देखा है कि हाँ सर ऐसा होता है, हम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की है। सो दिस इज ओनली नोन एज रिलेटिव मोशन, इसी को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं बेटा, यही रिलेटिव मोशन। अब मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बताऊँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ बेटा। एक चीज ध्यान से देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी जो है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की कितनी वेलोसिटी है वो बात की जा रही है। मतलब आपने एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात की कि भाई दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कितना तेज है, कितना धीरे चल रहा है, उसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना तेज है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना धीरे है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। सो फॉर्मूला क्या रहता है रिलेटिव वेलोसिटी का, फॉर एग्जांपल देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मैं यहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर इसको अपन एग्जांपल के तौर पे लेना भी सीखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड दीस टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक चल रहा है आगे va वेलोसिटी से, एक चल रहा है आगे vb वेलोसिटी से। हमसे किसी ने पूछ लिया कि आप तो बैठ जाओ a पे, और a पे बैठ के अब b को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। आप तो बैठ जाओ किस पे, a पे, और b को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, कि भाई वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई b की जो वेलोसिटी थी जिसको हम बोलेंगे vb, उसमें से व्हाट यू विल डू, उसमें से आप va को सब्ट्रैक्ट कर दें, उसमें से व्हाट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट va। सो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी। भाई किसी भी रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर देखनी है, तो यहाँ मैंने लिखा vba, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। b की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो vba से अपन ने डिनोट की। ठीक है, नाउ व्हाट इज vb, vb हो गई वेलोसिटी ऑफ b, एंड va क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ a। सो vb क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ b, एंड va क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ a, एंड दिस इज द फॉर्मूला, और वी कैन से दैट द जनरलाइज्ड फॉर्मूला जिसके हेल्प से हम रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटीज को कैलकुलेट करते हैं। Whenever we want to calculate the relative velocities between any two objects,
वी विल यूज दिस सिंपल फॉर्मूला कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी कितनी होगी, तो VBA विल बी इक्वल टू VB माइनस VA। हाउ कम कि सर VB माइनस VA आपने कैसे किया, तो यार सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। अभी इसके एग्जांपल्स को देखेंगे और अच्छे समझेंगे एग्जांपल के तौर पर। देखिए मैं यहाँ पर केस 1 बनाता हूँ, ध्यान से समझना और देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं लिखता हूँ केस नंबर 1, फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का लास्ट पार्ट है बेटा, इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो ओवर हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या हो गया, इफ टू कार्स are moving with some velocity in same direction। अगर दो गाड़ियां कुछ वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल रही है तो क्या होगा। देखिए ध्यान से, ये एक गाड़ी बनाई मैंने, फिर इसी के आगे मैंने एक और गाड़ी बनाई। मान लीजिए आगे वाली गाड़ी चल रही है VB वेलोसिटी से, पीछे वाली गाड़ी चल रही है VA वेलोसिटी से, ठीक है। मान लीजिए आगे वाली गाड़ी चली VB वेलोसिटी से, पीछे वाली चल रही है VA वेलोसिटी से। हम तो बैठ गए किस पे, A पे, और ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि B क्या कर रहा है, B की वेलोसिटी कितनी है। अगर ये ऑब्जर्व करना हो तो हम लिखेंगे VBA या वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, फॉर्मूला विल बी VB माइनस VA। डायरेक्टली यहाँ पर VB माइनस VA हो जाएगा और हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर B की वेलोसिटी है 50 kmph और A की वेलोसिटी है 30 kmph, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई B A के रिस्पेक्ट में 50 माइनस 30 20 kmph से मूव कर रहा है, ठीक है। B जो है वो A के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये चीज हमने ऑब्जर्व की है यहां पर हमारे केस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, आसान चीज है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत ही सिंपल सी बात, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं फॉर एग्जांपल अगर दो गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही, अगर यही दो गाड़ियां अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, तो मैं यहां पर लेता हूं केस नंबर 2। ये गाड़ी थी मूविंग विद 30 kmph एंड ये गाड़ी है मूविंग विद 50, both are moving in opposite direction, so the relative sir 15 तो both the cars are moving in opposite direction। आपने हाईवेज पे ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब दो गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को अप्रोच करती हैं तो उनके बीच की जो स्पीड है, उनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी वो बढ़ा हुआ दिखता है, और सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है हमें ऐसा लगता है बहुत तेज आ रही है। अब देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने क्या किया, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। देखो जिस भी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं उसकी वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, ठीक है। उसकी वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव ले लूंगा और जो इसके ऑपोजिट वेलोसिटी होगी उसको क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, नेगेटिव कंसीडर कर लिया जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं ए पे बैठ जाऊं और बी को ऑब्जर्व करूं तो बी की वेलोसिटी होगी VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, दिस इज द फॉर्मूला। अब VB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -50 लिख सकते हैं। क्यों -50 लिख सकते हैं, क्योंकि यार जो B ऑब्जेक्ट है, जो B गाड़ी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई आ रही है और जो A है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलता जा रहा है, तो मैं लिखूंगा -30। सो द आंसर बिकम्स -80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर मैं बी पे बैठ के ए पे बैठ के बी को देखने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी तरफ आ रही है, इतना बढ़ जाता है। सेम डायरेक्शन में द वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है और आंसर कम दिखता है, ऐसा लगता है कि गाड़ी धीरे चल रही है। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो गाड़ियों को देखो तो मैं ऐसा लगता है कि भाई उनकी वेलोसिटीज जो है ऐड हो चुकी हैं एंड ड्यू टू द एडिशन ऑफ द वेलोसिटी द कार सीम्स टू बी मूविंग वेरी फास्ट, लेकिन वो एक्चुअली उतना फास्ट मूव नहीं कर रही, एक्चुअली उसकी स्पीड कुछ और है। वो तो ऐसा लग रहा है कि वो इतनी तेज चलती हुई आ रही है,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेटिव वेलोसिटीज का। तो मुझे बताइए क्या यहां तक सबको क्लियर होता है कि नहीं? यस एवरीवन, यस एवरीवन बेटा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप ध्यान रखें, जब भी रिलेटिव वेलोसिटीज का मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, जब भी रिलेटिव वेलोसिटीज का मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, मैं हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन के अंदर ये चेक करूंगा कि क्या जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो व्हाट विल यू डू, आप उनकी वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करके रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। और अगर ऑपोजिट में चल रहे हैं तो आप उन दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दोगे और फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंडा बिहाइंड दिस, क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंडा है इसके पीछे। चलिए आगे चलते हैं और अच्छे से देखते हैं, आगे चलते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2-3 क्वेश्चंस। ठीक है, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन उठाता हूं, बेसिक क्वेश्चन शुरुआत में, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म था, ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज द प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो है 200 मीटर्स, 200 मीटर की प्लेटफॉर्म की लेंथ है। ठीक है, हमारी एक ट्रेन है, ठीक है, जो ट्रेन फॉर एग्जांपल 500 मीटर्स की है। कितने मीटर्स की है? 500 मीटर्स की है। दिस ट्रेन इज मूविंग विद 35 नहीं, दिस ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड है। हमसे पूछा जा रहा है दैट इन हाउ मच टाइम, हमसे पूछा जा रहा है दैट इन हाउ मच टाइम the train will क्रॉस द प्लेटफॉर्म। कितना टाइम लगाएगी ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके आगे जाने में? ठीक है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके आगे जाने में कितना समय लगाती है, ये हमें कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि सर ये मेथड होगा, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेथड चाहिए। अगर आप मेथड मुझे बता सकते हैं तो एंट्रेस करके बताओ। देखिए, सबसे पहले ट्रेन को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेन को सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए पहले तो इस प्लेटफॉर्म की लेंथ के ऐसे यहाँ आना पड़ेगा। ये ट्रेन का इंजन होता है सबसे पहले, फिर ये ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे पूरी प्लेटफॉर्म को ऐसे क्रॉस कर जाना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर आ जाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इस ट्रेन ने इसको क्रॉस नहीं किया। क्रॉस कब करेगी? जब ये ट्रेन पूरी की पूरी इस प्लेटफॉर्म से आगे निकल जाएगी। सो अल्टीमेटली ट्रेन ने एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो ट्रेन के इंजन को आप देखो, इस ट्रेन के इंजन ने सबसे पहले प्लेटफॉर्म जितनी लेंथ का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ट्रेन की लेंथ ने, ट्रेन के इंजन ने सबसे पहले प्लेटफॉर्म जितनी लेंथ का डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद इसने खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस और ट्रेवल किया, क्योंकि ये चाहता है कि ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाए। दैट मींस यहां पर जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन होगा, this total distance traveled by train will be equal to 200 plus 500। कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर कितना होगा? तो हमने लिखा 200 plus 500, दैट मींस 700 मीटर्स। अब ट्रेन चल कितनी स्पीड से रही है? तो ट्रेन चल रही है स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से जो हमारा टाइम निकल के आता है, क्या निकल के आता है? टाइम निकल के आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकल के आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना? 700, स्पीड कितना? 35।
डिस्टेंस कितना 700, स्पीड कितना 35, इसको कैंसिल करो, ये बना 7 टाइम्स, यहां से अपन कैंसिल करेंगे तो ऊपर बच जाएगा 7 इंटू 100, और उसको 100 को कैंसिल अगर मैं कर दूं 5 से तो दिस बिकम्स 20, ये यहां से कट गया तो टाइम आ गया 20 सेकंड, 20 सेकंड का आंसर। अब आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, कैसे हमने सॉल्व किया, आप लॉजिकली देखिए। लॉजिकली क्या कहते हैं कि भाई हमारी ट्रेन को सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, जब ये प्लेटफॉर्म के पूरा ऊपर आ जाएगी फिर उसके बाद ये खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगी और जाके इसको क्रॉस कर जाएगी, और जाके इसको क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। जब इसको पूरा क्रॉस कर जाएगी तो इसने टोटल ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 प्लस 500, विच विल बी 700 मीटर्स। ठीक है, स्पीड कितना 35 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना 700 डिवाइडेड बाय 35, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 20 सेकेंड्स, आंसर आ गया क्लियर। बताइए बेटा यहां से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे किया हमने एवरीवन। फिर एक और क्वेश्चन देखें अपन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे फिर। यस एवरीवन फर्स्ट, आज इसके नोट्स मैं ग्रुप पे डाल दूंगा बेटा, आज इसके नोट्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे वन डायमेंशन मोशन के, एंड मैं ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा, तो दोनों जगह आप देख लें। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। Now for example there are two trains moving on two parallel tracks, दो parallel tracks पे दो trains थी, ट्रैक भी बना देते हैं। ये ऐसे जा रही है आगे, या ट्रैक ना भी बनाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो है ये ट्रेन है। तो ट्रेन की लेंथ जो है 200 मीटर है, एक ठीक इसके आगे एक और ट्रेन है, and again this the length of this train is also 200 meters. Both the trains are moving in same direction, both the trains are moving with same direction। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और दूसरी ट्रेन भी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। माय क्वेश्चन इज कि अगर दोनों 10-10 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, कि अगर दोनों 10-10 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, तो मुझे बताइए क्या कभी पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को ओवरटेक करेगी कि नहीं करेगी? यस अभिवर्धन। नो सर, उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज कभी भी ओवरटेक नहीं करेगी। रिलेटिव मोशन के हिसाब से अगर मैं इसके इंजन के ड्राइवर की बात करूं, या ड्राइवर बैठा होगा, अगर उस ड्राइवर की बात करूं तो उसके हिसाब से इसको दूसरी वाली ट्रेन जो है वो रेस्ट पे दिखेगी। ऐसा लगेगा कि यार ये तो चल ही नहीं रही। अगर सिर्फ उस ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से सिर्फ मैं ट्रेन को देखता रहूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार दूसरी वाली ट्रेन तो चल ही नहीं रही। हालांकि दोनों चल रहे हैं लेकिन एक के रिलेटिव दूसरा चलता हुआ ही नहीं दिखेगा। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अब मैंने इसकी स्पीड बढ़ा के 20 मीटर पर सेकेंड कर दी। नाउ दी ए ट्रेन इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड दी बी ट्रेन इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ठीक है, ए ट्रेन 20 से चल रही है, बी ट्रेन 10 से चल रही है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि कितने टाइम में ए ओवरटेक कर लेगा बी को। सो इन हाउ मच टाइम A will overtake B, कितने टाइम में A ओवरटेक कर लेगा B को। उसको समझने से पहले आप ऐसा समझिए, सबसे पहले A को पूरा का पूरा इसके पैरेलल आना पड़ेगा, फिर उसके बाद A को इसके आगे निकल जाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले ये तो खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब जो बी ट्रेन की लेंथ है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस ट्रेन को, और फिर खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस और ट्रेवल करके आगे आना पड़ेगा। दैट मींस जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ पर वो होगा 200 प्लस 200, आंसर विल बी 400 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा 200 प्लस 200, आंसर विल बी 400 मीटर्स।
क्यों 400 मीटर्स? क्योंकि सबसे पहले हमने देखा कि ट्रेन जो है उस ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए ए को सबसे पहले खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और फिर उसके बाद जो आगे ट्रेन है उसकी लेंथ जितना डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, तब जाके वो ओवरटेक कर पाएगी। मैंने लिख दिया भाई 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू बी, ए जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कि किसी और स्पीड से? तो बेटा किसी और स्पीड से चल रहा है। मैं अगर दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी देखूं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में क्या आएगी भाई? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर देखा जाए तो होगा va माइनस vb, या फिर मैं लिखूंगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना? 400 मीटर। स्पीड कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 400, स्पीड कितना? 10। आंसर आ गया 40 सेकेंड्स। क्या आ गया आंसर? 40 सेकेंड्स आ गया। डायरेक्टली अपन ने इजीली इसको कैलकुलेट कर लिया है। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। आपको इतना ध्यान रखना है कि सर रिलेटिव मोशन का सवाल है, कैसे करेंगे? तो रिलेटिव मोशन का सवाल है, हमने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले देखा कि कितना टोटल डिस्टेंस इस ट्रेन को चलना पड़ेगा। जब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेन को चलना पड़ेगा वो हम निकाल चुके थे। फिर उसके बाद हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, और उस रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने के बाद हमने फिर टाइम निकाला। तो बताइए सबको ये चीज क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई? हैंड राइज करके मुझे बताएंगे सब। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। अब आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास कल का पूरा दिन होगा, संडे का, आप उसको सॉल्व करिए। वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑन मंडे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। द क्वेश्चन इज दिस, लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज अ ट्रेन whose length is 200 meter, and there is another train whose length is 500 meter. This one is moving with a speed of 15 meter per second. This one is moving with a speed of 20 meter per second. My question is, in how much time they will pass each other? कितने टाइम में एक दूसरे को पास करके निकल जाएंगे? कैसे निकालना है बेटा? पहले तो चेक करो कितना इसको डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस के बारे में आइडिया मैं दे दूंगा, रिलेटिव स्पीड आप बता के कैलकुलेट करोगे। तो देखो सबसे पहले तो ये ट्रेन इसके बराबर आएगी और फिर इससे आगे निकल जाएगी। दैट मींस टोटल डिस्टेंस इसने कितना चला? तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना चला होगा? 500 प्लस 200, आंसर विल बी 700 मीटर्स। अब रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर कितनी रहेगी वो आप मुझे बताइए। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? यस, अपेक्षा तवनिया बताइए। Sir, will it be 20 seconds? रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 35, Yes, sir. एंड टाइम विल बी 20 सेकेंड्स। Yes, sir. Yes, very good, perfect answer. Relative speed will be 35. Why it will be 35? Because both are moving in opposite direction. अभी थोड़ी देर पहले बात की कि सर जब opposite direction मूव करते हैं ना तो दोनों की velocity ऐड हो जाती है। तो 20 plus 15, आंसर will be 35 मीटर पर सेकेंड, and time will be equal to distance upon speed. So answer will be 20 सेकेंड। मतलब 20 सेकेंड लगेंगे इन ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करके निकलने। आई होप अब आपको लॉजिक इसका क्लियर हो रहा होगा, किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कल हम और कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसके सॉल्व करेंगे। कल तो संडे हो गया, परसों नेक्स्ट अगली क्लास करेंगे। लेकिन मैं तो तक चाहता हूं कि जो नोट्स मिल रहे हैं आप उस नोट्स को पढ़ें, उसको रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है? एटलीस्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक ट्राई करना। 15 क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 से 15। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े हैं, और कुछ क्वेश्चन टफ है, ठीक है? तो आप ट्राई करना। कल का दिन है आपके पास छुट्टी का, ऐसा तो है नहीं कि अपने पास सर एकदम से आपने बोल दिया। कल का पूरा दिन है, आप आराम से ट्राई करिए। किसी को कोई डाउट आता है तो आप कॉल करिए कल, ठीक है? इवनिंग में भी आप कॉल कर सकते हैं 6 to 7 के बीच में, ठीक है? आप कॉल करिए, कोई भी डाउट आता है अपन वहां पर लेते हैं।
चलिए आज की क्लास आपको क्लियर है कि नहीं ये बता दो।